वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। डॉक्टर संध्या अपनी कैबिन में बैठी थी। तब कुछ लोग दौड़ के उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, डॉक्टर मैडम, हमारे दोस्त को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, घबराइए मत और बोलिए क्या हुआ है। मैडम, हमारे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। उसका बहुत खून बह रहा है, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। आप जल्दी चलिए। डॉक्टर संध्या उन लोगों के साथ केबिन से बाहर आई। तुरंत एम्बुलेंस से उस आदमी को बाहर लाया गया। उसके सर और शरीर से बहुत खून बह रहा था। जब संध्या की नजर उस आदमी के ऊपर पड़ी तो वो चौंक गई। उसकी पैर कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे कुछ समझ में नहीं आया और वो घबराकर अपने केबिन में चली गई। और वहां जाकर संध्या ने दूसरे डॉक्टर को कॉल किया। वो डॉक्टर आने के बाद तुरंत उस आदमी की ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लेकिन ये आदमी कौन था जिसको देखकर डॉक्टर संध्या इतना घबरा गई थी? ये हॉस्पिटल डॉक्टर संध्या की थी और वो शहर की मानी जानी मशहूर डॉक्टरों में से एक थी। फिर क्या हुआ था कि उस दिन डॉक्टर संध्या उस आदमी को देखकर इतनी घबरा गई और अपनी केबिन में चली गई। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए हम थोड़ा सा 8 साल अतीत में चलते हैं। एक कहानी शुरू होती है तब से जब संध्या मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। उसकी सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ी और अच्छी डॉक्टर बनेगी। उसकी माता पिता ने भी उसको बहुत सपोर्ट किए थे और उसको पूरी आजादी भी दी गई थी। और उसकी पापा हमेशा उसको बोलते थे कि एक अच्छी और प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। संध्या उसकी पापा की बात से सहमत थी। वो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी। उस कॉलेज में आकाश नाम का एक लड़का संध्या के साथ पढ़ता था। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती गई और दोस्ती बढ़ने के साथ साथ उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक दिन उन दोनों को संध्या के पापा ने एक रेस्टोरेंट में देख लिए। उनके बारे में जानने के बाद चिंतित हो गए और वो संध्या की शादी जल्द से जल्द करने के लिए तय किए। इस सब के बीच आकाश और संध्या का प्यार बहुत बढ़ गया था। वो दोनों एक दूसरे को देखे बगैर एक पल भी रह नहीं पाते थे। समय मिलते ही वो दोनों कॉलेज की बाहर किसी रेस्टोरेंट में या तो फिर किसी पार्क में रोज मिलते थे। और उस तरफ संध्या की पापा उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख रहे थे। ये बात जानने के बाद संध्या उसकी पापा को शादी करने के लिए मना कर दिया। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आप प्लीज मेरे लिए रिश्ता ढूंढना बंद कीजिए पापा। सुन संध्या, तेरी शादी उससे होगी जिसको मैं पसंद करूंगा। तुझे हमने आजादी दी है। उसका मतलब ये नहीं है कि तू किसी से भी प्यार करेगी और शादी करेगी और उसे इस घर का दामाद बनाएगी। कोई एरा गेरा आलोक मित्तल का दामाद नहीं बन सकता। लेकिन पापा, आकाश कोई एरा गिरा नहीं है। वो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है और बाद में वो एक डॉक्टर ही बनेगा। मैं उससे शादी करके बहुत खुश रहूंगी पापा। हमारी स्टेटस के अनुसार उसकी स्टेटस क्या है? अगर वो बनेगा तो सिर्फ एक डॉक्टर ही तो बनेगा। उसके अलावा उसके पास और क्या है? ना कोई घर, ना बैंक बैलेंस, कुछ नहीं है उसके पास। वो खुद हॉस्टल में रहता है। शादी के बाद वो तुझे कहाँ रखेगा? देख संध्या, मैं तेरे लिए अपनी स्टेटस की हिसाब से लड़का देखूंगा और उससे ही तेरी शादी होगी। अगर तू मेरा हिसाब की लड़के से शादी नहीं की तो मेरे मरा मुंह देखोगी। पापा सुनिए तो पापा, मेरी मेडिकल पढ़ाई का क्या होगा? ये मेरी फाइनल ईयर है पापा। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी पापा।
मैंने इस पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है पापा। शादी के बाद भी तू पढ़ाई कर सकती है। और हाँ, तेरी शादी मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा, वो भी मेरे पसंदीदा लड़के से। समझी तुम? अगर तुम कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बात याद रखना। पापा सुनिए मेरी बात, पापा प्लीज पापा सुनिए मेरी बात। संध्या की पापा उसकी कोई भी बात नहीं सुने और गुस्से में आकर कमरे से चले गए। संध्या दुखी होकर रोने लगी। उसके बाद वो बहुत जल्दी संध्या के लिए एक लड़का ठीक किए, जिसका नाम रोहित मल्होत्रा था। वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। उसके माता पिता का 2 साल पहले देहांत हो चुका था। समय बीतता गया और शादी के दिन भी आ गई। संध्या की मर्जी ना होकर भी उसे अपनी पापा की खुशी के खातिर ये शादी करनी पड़ी। रोहित संध्या को लेकर बहुत खुश था, क्योंकि संध्या बहुत सुंदर होने के साथ साथ मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही थी। शादी के बाद संध्या कॉलेज जाने लगी और रोहित को भी संध्या की पढ़ाई को लेकर कुछ भी ऐतराज नहीं था। वो पूरी तरह संध्या को सपोर्ट करता था। इस तरह समय बीतने के साथ साथ रोहित और संध्या एक दूसरे की करीब आ गए और उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कटने लगी। वो धीरे धीरे आकाश को भूल चुकी थी। एक दिन आकाश के साथ संध्या का कॉलेज में मुलाकात हुआ। तुम कैसी हो संध्या? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो आकाश? तुम्हारे बिना मेरा सांसें तो चल रहा है, लेकिन इसे जीना नहीं कहते। हर पल तुम्हारी याद मुझे सताती है। मैं अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। देखो आकाश, तुम्हें अब मुझे भूलना होगा, क्योंकि मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अब मेरी पति के साथ बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें भुला चुकी हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम भी मुझे भूल जाओ और एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो। इस जन्म में तुम्हें भूलना नामुमकिन है, लेकिन मुझे ये जानकर खुशी मिली कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो, और भगवान के आगे यही हमेशा दुआ करूंगा कि तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहो। मैं आज ही इस कॉलेज से ट्रांसफर लेकर दिल्ली जा रहा हूँ। मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हारा सामना रोज होगा, जो हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। मैं ये सब में तुमको जिम्मेदार नहीं मानता। मेरे तकदीर में तुम नहीं थी। खैर छोड़ो, अगर तुम्हें मेरी जरूरत कभी पड़ी तो मुझे जरूर याद करना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं अब आता हूँ। ऐसे बोलकर आकाश वहां से चला जाता है। संध्या की फाइनल ईयर थी, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रही थी। वो पढ़ाई और घर बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी, इसलिए रोहित भी उसे अपनी पलकों में बिठाता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। संध्या की फाइनल एग्जाम नजदीक आ रहा था, इसलिए वो जोर शोर से मेहनत कर रही थी। वो रोहित को थोड़ा कम समय दे पाती थी, इसलिए रोहित अपने अयाश दोस्तों से मिलने लगा। उनके साथ मिलकर वो शराब और जुआ खेलने लगा। वो पार्टी और क्लब जाने लगा और अपनी आवारा दोस्तों के साथ मिलकर लड़केबाज करने लगा। संध्या को जब ये बात पता चली तो वो रोहित को इस सब करने के लिए मना किया और उसे समझाने लगी। रोहित संध्या की बात सुन तो रहा था, लेकिन जब वो घर से बाहर जाता था वो सब कुछ भूल जाता था और फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता था और लड़कीबाज करता था। धीरे धीरे वो घर रात को बहुत लेट में लौटता था, जिसको लेकर संध्या बहुत परेशान रहने लगी थी। अब माहौल ऐसे बन चुका था कि रोहित संध्या के ऊपर अब चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो अब संध्या की एक भी बात मान नहीं रहा था। बेकार की बातों को लेकर संध्या के साथ झगड़ा कर रहा था। संध्या पूरी तरह से फंस चुकी थी, क्योंकि उसको पढ़ना भी था और कॉलेज से आकर घर का काम भी करना था और साथ में रोहित के साथ टाइम स्पेंड करना था। लेकिन रोहित शराब पीकर घर आकर के उसके साथ अब झगड़ा करता था। उसको ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था।
इसलिए संध्या दुखी होने के साथ साथ चिड़ाकू भी हो गई थी। रोहित और संध्या के बीच अब इतना प्यार नहीं रहा था। संध्या जितना भी रोहित को समझाने की कोशिश कर रही थी, वो इतना ही उसके ऊपर गुस्सा करता था और कभी कभी उसके ऊपर हाथ भी उठाता था, जिसकी वजह से घर नरक जैसा बन गया था। संध्या कभी नहीं चाहती थी कि रोहित शराब पिए जुआ खेले, लेकिन रोहित को इस तरह ये सब चीजों से लगाव हो गया था कि वो खुद को रोक नहीं पाता था। दिन ब दिन वो शराब और जुए की नशे में फंसता जा रहा था और घर लेट में आकर संध्या को गाली गलौज और मार पीट करता था और उसके साथ खराब पेश आता था। संध्या की अक्सर आंखों से आंसू बहती थी। वो रात रात भर रोती थी। वो मन ही मन सोचती थी कि पापा ने उसके साथ एक क्या कर दिया, क्यों रोहित के साथ उसकी शादी करवा दी और उसकी जिंदगी को नर्क बना दिए। ऐसे ही दिन बीतता गया और एक दिन संध्या को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो घर आकर खुशी से रोहित को बोली, रोहित, एक खुश खबर है, मैं माँ बनने वाली हूँ। और तुम पापा, अब तो हमारे आने वाले बच्चे के लिए तुम शराब पीना छोड़ दो, फिर से पहले की तरह रोहित बन जाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहित, हमारे बच्चे के खातिर तो तुम बदल जाओ प्लीज। नशे में चूर रोहित संध्या को कुछ ना कहकर वहां से चला गया। संध्या बेचारी रोहित का ये हरकत देखकर बहुत दुखी हुई। वो मन ही मन सोच रही थी, चाहे जो भी हो जाए वो अपनी होने वाले बच्चे की ठीक से परवरिश करेगी और उसे एक अच्छा इंसान बनाएगी। संध्या प्रेग्नेंट है, ये बात जानकर भी रोहित को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने आवारा दोस्तों के साथ रात रात भर शराब पीकर मस्त रहता था। डिस्को करना, पार्टी करना और लड़कियों के साथ अयाशी करना उसका आदत बन चुका था। इस हालत में भी वो संध्या के ऊपर रोज गाली गलौज करता था। वो संध्या की बिल्कुल केयर नहीं करता था। ऐसे ही 7 महीने बीत गए। एक दिन रात को रोहित शराब पीकर एक लड़की को लेकर घर आया और उसे अपने कमरे में लेकर गया। संध्या ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो गुस्से से लाल हो गई। वो रोहित को ऐसी गंदी हरकतें करने के लिए मना की। उन दोनों के बीच जोर शोर से झगड़ा होने लगा। गुस्से में आकर रोहित संध्या को धक्का दे दिया। संध्या नीचे गिर गई। जमीन पे गिरकर वो दर्द के मारे चीखने लगी, लेकिन रोहित वहां से चला गया। तभी उनके एक पड़ोसी संध्या की चीखने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे और संध्या को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिए। उन्होंने हॉस्पिटल से रोहित को फोन किए, लेकिन रोहित उनका फोन रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने संध्या के पापा को कॉल किए। संध्या के बारे में ऐसी खबर सुनते ही तुरंत उसके पापा मम्मी हॉस्पिटल पहुंच गए। कहाँ है मेरी बेटी? आप संध्या जी के पापा हो? हाँ, मैं उसकी पापा हूँ। नमस्ते सर, मैं राकेश, संध्या जी की पड़ोसी। जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तब मुझे उनकी चीखने की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं उनके घर गया। तब संध्या जी नीचे गिर गई थी और चिल्ला रही थी। मैंने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है और मैं ही आपको कॉल किया था। मैंने रोहित जी को भी कॉल किया था, लेकिन उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मेरी बेटी अब कैसी है? उनका अब ऑपरेशन चल रहा है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए अंकल। अब मैं आता हूँ, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल कीजिएगा। कुछ समय के बाद डॉक्टर वहां आते हैं। मिस्टर आलोक, संध्या जी अब खतरे से बाहर है, लेकिन हम उनके बच्चे को बचा नहीं पाए। जब वो हॉस्पिटल आई तब उनका इंटरनल ब्लीडिंग काफी हो रहा था, जिसके कारण उनका बच्चा उनके पेट में ही मर चुका था। संध्या जी अब बेहोश है। उनको होश आने के बाद आप लोग उनसे मिल सकते हैं।
डॉक्टर की बातें सुनकर संध्या के मम्मी पापा रोने लगे। संध्या को होश आने के बाद उसकी मम्मी पापा उसे मिलने को गए। संध्या अपनी बच्चे के बारे में जानकर फुट फुट कर रोने लगी। उसकी अपनी बच्चे को लेकर सारे सपने टूट चुके थे। वो अपनी मम्मी पापा को रोहित के बारे में सब कुछ बताया। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तू हमें कुछ भी नहीं बताया। मैं तो तेरी शादी रोहित से इसलिए करवाया था ताकि तू उसके साथ खुश रह पाए, लेकिन वो तो एक हैवान निकला, तेरी बच्चे को ही मार डाला। मुझे तू माफ कर दे बेटी। ऐसे कहकर आलोक मित्तल संध्या के आगे हाथ जोड़कर रोने लगे। इसमें आपकी क्या गलती है पापा? आप मुझे माफी क्यों मांग रहे हो? आपको जो ठीक लगा वही आप किए। अब मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। मैं रोहित के साथ अब नहीं रह सकती पापा। उसने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं अब उस हत्यारे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ पापा। संध्या की मम्मी पापा उसकी इस फैसले से सहमत हुए। संध्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कोर्ट में रोहित से डिवोर्स लेने के लिए केस फाइल किया और 6 महीने के अंदर उन दोनों का डिवोर्स हो गया और वो दोनों अलग हो गए। उससे रोहित को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस अपना आवारा दोस्तों के साथ शराब की नशे में डूबा रहता था। समय बीत रहा था। संध्या अब मेडिकल की पढ़ाई खत्म करके एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। इसलिए उसकी पापा आलोक मित्तल एक हॉस्पिटल बनाने के लिए तय किए और कुछ महीनों में एक बड़ा हॉस्पिटल बन गया और धीरे धीरे वो हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। जो भी पेशेंट वहां आता था संध्या उसकी बहुत अच्छी तरह से इलाज करती थी और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। इसलिए संध्या की ख्याति बहुत बढ़ गई थी और वो कुछ ही साल में शहर की जानी मानी डॉक्टरों में से एक थी। और आज जो आदमी की हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है वो और कोई नहीं बल्कि संध्या की पति रोहित है। जब संध्या रोहित को जख्मी हालत में देखी तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो रोहित से डिवोर्स ले चुकी थी। फिर भी एक समय में रोहित संध्या की पति रह चुका था और उसके साथ वो अपनी कुछ पल बिता चुकी थी। इसलिए संध्या थोड़ी सी नर्वस थी और वो दूसरे डॉक्टर को बुलाकर रोहित की इलाज करवाई। 2 घंटे की ऑपरेशन के बाद रोहित को केबिन में लेकर आया गया। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। अगले दिन जब उसे होश आया वो संध्या को अपने सामने देखकर चौंक गया। कुछ दिनों के बाद जब उसकी कंडीशन में सुधार आया और वो बात करने के लिए सक्षम हुआ तब संध्या रोहित को पूछी, रोहित, तुम्हारा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? रोहित संध्या की बातें सुनकर रोने लगा। तुम मेरे जिंदगी से जाने के बाद मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। शराब की नशा मुझे पागल कर चुका था। तुम सही बोल रही थी संध्या। अगर मैं शराब पीना बंद नहीं किया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। नशे की वजह से मैं अपना कंपनी ठीक से चला नहीं पाया, जिसकी वजह से कंपनी लॉस में चल रही थी। और एक दिन मेरा घर और कंपनी दोनों नीलाम हो गया और मैं रास्ते में आ गया। मेरा दोस्त भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। मैं एक भाड़े की घर में रहने लगा। वहाँ पर मैं रोज अपनी गलती के लिए पश्चाताप करता था। तुम्हारे साथ किए हुए हर गलती के लिए मैं रोज पश्चाताप की आग में जलता था। अंदर ही अंदर से तड़पता रहता था। तुम्हारी घर आकर तुम्हें माफी मांगने की हिम्मत नहीं हो रहा था। मेरे पास तब कुछ नहीं बचा था सिवाय मेरे कार के। गुजारा करने के लिए मैं जब की तलाश शुरू कर दिया और मुझे एक अच्छी जब मिल गया। एक्सीडेंट होने वाली रात को मेरे ऑफिस का एक पार्टी था और मैं वहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक्स कर दिया था। जब मैं घर लौट रहा था मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं बेहोश हो गया। मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुँचा मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तुम्हारे ऑफिस के कलीग्स यहाँ लेकर आए थे। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना होगा। उसके बाद तुम्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। अब तुम आराम करो, मैं आती हूँ। टेक केयर।
ऐसे कहकर संध्या वहां से चली गई और रोहित संध्या को ऐसे ही देखने लगा। रोहित संध्या को बहुत कुछ कहना चाहता था, उसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था। रोहित की देखभाल करने के लिए संध्या एक नर्स को जिम्मेदारी दी थी। संध्या भी रोज आकर रोहित का तबीयत का जायजा ले रही थी, लेकिन संध्या से कुछ भी कहने की हिम्मत उसका नहीं होता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। रोहित हॉस्पिटल में पूरे 10 दिन रहकर पूरी तरह से ठीक हो गया और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। तभी रोहित हिम्मत करके संध्या से बोला, संध्या, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत कष्ट दी है। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा और मेरी वजह से हमारा बच्चा भी हमने खो दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे तुम माफ कर दो संध्या और मेरे साथ घर लौट चलो। हम दोनों एक नई तरह से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेंगे। प्लीज संध्या, मेरे साथ घर लौट आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं अब पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मुझे और एक मौका दो संध्या। मैं तुम्हें इस बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज मेरे साथ चलो। रोहित, तुम्हारे साथ घर लौटना अब मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बहुत मौका दे चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं। तुमने मुझसे मेरी जीने का उम्मीद खत्म कर दिया था रोहित। मैं उस दिनों को कैसे भूल जाऊं जहां तुमने शराब की नशे में मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। मैं उस पल को कैसे भूल जाऊं रोहित, जहां मैं दर्द के मारे नीचे गिरकर चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और तुम मेरे सामने किसी और लड़की के हाथ पकड़कर मुझे वहां पर अकेले छोड़कर चले गए थे। और मैं ये कैसे भूल जाऊंगी तुम्हारी वजह से मैं अपना बच्चा खोया है। मैं ये सब नहीं भूल सकती रोहित। मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ फिर से घर संसार बसा नहीं सकती। मैं अब मेरी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा करके काटना चाहती हूँ रोहित। गरीब लोगों की मैं फ्री में इस हॉस्पिटल में इलाज करती हूँ। वो लोग मुझे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही मैं अपनी बाकी जिंदगी बितानी चाहती हूँ। मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ रोहित। संध्या की बातें सुनकर रोहित एकदम से चुप हो गया। वो संध्या को और कुछ बोल नहीं पाया। संध्या भी रोहित की मेडिकल का बिल नहीं ली और रोहित से कहा, रोहित, मेरी एक बात मानोगे? तुम प्लीज शराब पीना छोड़ दो। शराब की वजह से तुमने अपना सब कुछ खो दिया और तुम्हारी जान जाते जाते बच गया। भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है रोहित, इसलिए तुम शराब छोड़कर अपनी जिंदगी एक नई तरह से शुरुआत करो। इतना बोलकर संध्या चली गई और रोहित भी अपना घर चला आया। एक घटना को अब 4 साल बीत चुका है। रोहित अब भी संध्या की इंतजार में है और संध्या अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में समर्पित है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या संध्या का विचार सही था या उसे रोहित को और एक बार मौका देकर उसके साथ खुशी से घर लौट जाना चाहिए था? आपका राय क्या है? प्लीज नीचे कमेंट में जरूर लिखना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। नमस्ते। फिर मिलते हैं अगले नई कहानी के साथ।